गांव में दो बच्चे थे, राघव और अमर। एक दुर्घटना में उनके माता पिता की मौत हो जाती है। दोनों भाई बहुत रोते हैं। भैया, अब हम क्या करेंगे? अब हम कैसे जिएंगे? तू चिंता मत कर, तेरा बड़ा भाई अभी जिंदा है, मैं कुछ ना कुछ करता हूँ। अगली सुबह अमर बोलता है, भैया भूख लगी है, रुको मैं कुछ लाता हूँ। नहीं भैया, मैं भी आपके साथ चलूंगा। दोनों भाई अपने घर के पास एक दुकान पर जाते हैं और राघव दुकानदार को बोलता है, मुझे कुछ अनाज उधार दे दो, मैं कुछ दिनों में उधार चुका दूंगा। दुकानदार दोनों को भगा देता है। वो निराश होकर गांव के एक जंगल की तरफ चल देते हैं। गर्मी के कारण दोनों भाइयों को बहुत प्यास लगी थी। दोनों जंगल में पानी ढूंढ रहे हैं। तभी उनकी नजर एक तालाब के पास पड़ती है, जहां एक साधु बेहोश पड़े थे। लगता है बाबा गर्मी की वजह से बेहोश हो गए हैं। राघव तालाब से पानी लेकर साधु पर छिड़कता है। थोड़ी देर में बाबा होश में आ जाते हैं। राघव उन्हें पानी पिलाता है। पानी पीकर वो कहते हैं, तुम दोनों ने मुझको पानी पिलाया, मैं तुम दोनों को कुछ देना चाहता हूँ। अगर आप हमें कुछ देना चाहते हैं तो मेरे भाई को भोजन दे दो, ये बहुत भूखा है। राघव की बात सुनकर बाबा बहुत खुश हो जाते हैं और राघव को एक चप्पल देते हुए कहते हैं, ये कोई मामूली चप्पल नहीं है, इसे पहनकर तुम जो मांगोगे वो मिल जाएगा। फिर साधु बाबा अमर को एक टोपी देते हैं और कहते हैं, ये लो, इसे पहनकर तुम जो भी मांगोगे वो तुम्हें मिल जाएगा। हाँ, एक बात और, कभी मेरी जरूरत पड़े तो सच्चे मन से याद करना। फिर वो बाबा वहाँ से चले जाते हैं। दोनों उस जादुई टोपी और चप्पल से वो सब मांगते हैं जो उन्हें चाहिए होता है। एक दिन अमर राघव से कहता है, भैया मुझे सब कुछ मिल गया, परंतु मैं एक बार राजमहल देखना चाहता हूँ और एक राजकुमार की जिंदगी जीना चाहता हूँ। राघव छोटे भाई की इच्छा पूरी करने के लिए उसे लेकर अशोकापुर नाम के एक राज्य में जाता है। राघव कहता है, हे जादुई चप्पल, हम दोनों भाइयों को राजसी कपड़े और आभूषण दो। जादुई चप्पल के जादू से दोनों भाइयों के पास राजकुमार की तरह कपड़े और आभूषण आ जाते हैं। भैया, हम दोनों तो बिल्कुल राजकुमार लग रहे हैं, चलो महल में चलते हैं। लेकिन धोखे से भी तुम किसी को ये मत बताना कि हमारे पास जादुई टोपी और चप्पल है। जी, मैं किसी को नहीं बताऊंगा, अब जल्दी चलो। दोनों अंदर जाते हैं। वहाँ के राजा दोनों का स्वागत करते हैं और पूछते हैं, आप दोनों कौन से राज्य के राजकुमार हैं? हम उदयपुर के राजकुमार हैं। शिकार पर निकले थे और जंगल में भटक गए। किसी ने आपके बारे में बताया तो हम दोनों यहाँ पर चले आए। बहुत अच्छा किया राजकुमार, आप आराम करें, मैं आपके खाने का इंतजाम करता हूँ। ऐसा कहकर राजा वहाँ से चले जाते हैं। राजा का एक चचेरा भाई होता है जिसका नाम महेंद्र होता है। वो बहुत ही चालाक होता है और राजा से बहुत ईर्ष्या करता है, परंतु राजा उसे बहुत प्यार करता था। महेंद्र राजा को मारना चाहता था। रात को दोनों भाई आपस में बातें कर रहे थे। भैया, यहाँ के राजा कितने अच्छे हैं, उन्होंने कितने प्यार से हमारा स्वागत किया। अब तो तुम खुश हो ना, तुम्हारी सारी इच्छाएं पूरी हो गई। हाँ भैया, मैं बहुत खुश हूँ। आज मेरी जादुई टोपी राज दरबार में गिर गई थी, पर किसी ने इस टोपी को मामूली समझकर उठाया नहीं। भैया, आपने अपनी जादुई चप्पल संभाल कर रखी है ना? मैंने तुम्हें कहा था ना, उस जादुई टोपी और चप्पल के बारे में बात मत करना। ये लो मेरी जादुई चप्पल, इसे अपने पास रखो, मुझे कल राजा के साथ सुबह कहीं जाना है। ये बात राजा का चचेरा भाई सुन लेता है। सुबह होती है और महेंद्र देखता है कि राघव राजा के साथ महल के बाहर जा रहा है। ये देखकर महेंद्र अमर के पास जाता है और कहता है, अरे अमर, मुझे तुम्हारे भाई ने तुमसे वो जादुई टोपी और चप्पल लाने को कहा है। हम तीनों महल के बाहर किसी काम से गए हैं और राजा जी वहाँ मुसीबत में फंस गए हैं। इन्हें इस जादुई चप्पल और टोपी के बारे में कैसे पता?
लगता है भैया ने ही इन्हें राजा को मुसीबत से बचाने के लिए बताया है। अमर ने बिना कुछ सोचे समझे दोनों चीज महेंद्र को दे दी। थोड़ी देर बाद राघव महेंद्र के पास आता है और कहता है, अमर, मेरी जादुई चप्पल देना। भैया, आपने तो वो महेंद्र जी को भेजकर मंगवा ली थी ना। ये सुनकर राघव सब समझ जाता है कि महेंद्र ने चालाकी से अमर से दोनों जादुई वस्तुएं ले ली। राघव ये बात राजा को बता भी नहीं सकता था। दोनों भाई वहाँ से निराश होकर चले जाते हैं। भैया, ये सब मेरी गलती से हुआ है। नहीं अमर, इसमें तुम्हारी कोई गलती नहीं है। दोनों भाई उसी नगर में भटकते रहते हैं। एक पेड़ के नीचे बैठकर राघव उस साधु बाबा को याद करता है। तभी पेड़ से एक आम गिरता है। अमर उस आम को देखकर बहुत खुश हो जाता है और बिना समय गंवाए उसे खा लेता है। और तभी अमर के दोनों कान हाथी के कान की तरह बड़े हो जाते हैं। अरे, ये क्या हो गया? ये देखकर राघव फिर से उस साधु बाबा को याद करता है और तभी उस पेड़ से एक पत्ता गिरता है और राघव उसे उठाकर अमर के कान पर रख देता है और अमर के दोनों कान ठीक हो जाते हैं। साधु बाबा, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मुझे पता है ये आप ही की लीला है। ये देखकर राघव एक योजना बनाता है और महेंद्र पर नजर रखने लगता है। राघव को पता था कि महेंद्र शिकार के लिए जंगल में जाता है। एक दिन महेंद्र अपने घोड़े पर बैठकर शिकार के लिए निकल पड़ता है। दोनों वेश बदलकर जंगल पहुंच जाते हैं। महेंद्र को बहुत प्यास लग रही थी। तभी महेंद्र को एक आवाज सुनाई देती है, शरबत ले लो, ताजे आम का शरबत ले लो। आवाज सुनकर महेंद्र शरबत पीने के लिए जाता है और कहता है, ए शरबत वाले, चल शरबत पिला। हाँ राजा जी, अभी पिलाता हूँ। शरबत पीने के बाद महेंद्र के कान हाथी की तरह हो जाते हैं और महेंद्र उस शरबत वाले को कहता है, ए शरबत वाले, तूने मुझे ये कौन सा शरबत पिलाया है? जल्दी बता। राजा जी, मैंने तो आम का ही शरबत दिया था। मुझे नहीं पता ये कैसे हुआ। सैनिकों, इसे गिरफ्तार करके महल ले चलो। सैनिक राघव को पकड़कर महल ले जाते हैं। वहाँ राजा अपने भाई के इतने बड़े कान देखकर महेंद्र से सारी बात पूछते हैं। महेंद्र सब बताता है और राजा राघव को जेल में डाल देते हैं और राज्य में घोषणा करवा देते हैं कि जो उनके भाई को ठीक करेगा, राजा उसे अपनी आधी संपत्ति दे देंगे। दूर दूर के वैद्य आते हैं पर कोई महेंद्र को ठीक नहीं कर पाता। तब अमर वेश बदल कर आता है और कहता है, क्या तुमने कभी किसी का कोई सामान चुराया है? क्योंकि सामान चुराने से ही शरीर का कोई अंग इस तरह बड़ा हो जाता है। महेंद्र सब बता देता है। अमर उस पत्ते को महेंद्र के कान पर लगाता है और महेंद्र के कान ठीक हो जाते हैं। फिर अमर अपने असली रूप में आकर राजा को सारी बात बताता है। राजा ये सुनकर राघव को जेल से निकलवा देते हैं। मुझे माफ कर दो, ये लो अपना सामान जो मैंने चुराया था। भैया, आप भी मुझे माफ कर दो। तीनों उसे माफ कर देते हैं। राजा अपने वादे के अनुसार राघव और अमर को अपना आधा राज्य दे देते हैं। दोनों भाई खुशी खुशी उस राज्य में रहने लगते हैं।